नमस्कार दोस्तों, मैं अंतरिक्ष लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, 2024 की तैयारी चल रही है। हर पार्टी अपना अपना जोर भर रही है। ऐसे ही हमारे बीच हैं एक पुरानी कांग्रेस नेता। आइए उनसे जानते हैं उनका ही परिचय कि उन पर कौन कौन से कांग्रेस के टाइम में विभाग रहे और उन्होंने कांग्रेस के लिए क्या किया। नमस्ते। हाँ, नमस्कार नमस्कार। आपके पास कांग्रेस, आप अपना परिचय के साथ बताइए, आप कौन कौन से विभाग रहे। मैं सत्याबेन, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य रही और नेशनल कमीशन फॉर एससी की सदस्य रही जब सरदार बूटा सिंह जी थे। और वैसे तो बहुत सारी सभी विभागों की जो संसदीय समितियां रहीं उसमें रही। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे एक कमेटी में, संसदीय समिति में, उसमें चेयरमैन थे, मैं भी सदस्य थी उसमें। और बहुत सारी समिति, उसमें क्या नाम गिनाना, सारे मंत्रालय की कोई न कोई होती हैं समितियाँ, तो उसमें सब में रही थी। जैसा कि बात जी 2024 आने वाली है, इलेक्शन की तैयारी चल रही है, हर पार्टी अपना अपना दम भर रही है। तो कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी, किस नीतियों को लेकर वो मैदान में आएगी? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस की हमेशा एक स्पष्ट नीति रही है कि हमने कभी न तो भ्रष्टाचार का सहारा लिया, न कभी जातिवाद का लिया, न सांप्रदायिकता का सहारा लिया। एक सही मायने में एक सेकुलर पार्टी है और हमारा भारतीय संविधान का एक मूल आधार ही सेकुलरिज्म है। हम उसी को लेके आगे बढ़ेंगे और ये नहीं कि इस जात का, इस धर्म का, इस मजहब का किसी का नाम लेके या किसी को समर्थन देके किसी का विरोध करके इस तरह की एक भावनाएं भड़काने का काम हमने कभी नहीं किया है। जो लोग करते हैं उनका हम हमेशा नीतिगत विरोध करते हैं। जैसा कि माता जी बीजेपी ने अभी 33% महिलाओं को आरक्षण दिया है, और क्या 33% महिलाओं को आरक्षण 2024 में उसका लाभ मिलेगा? ऐसा है, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण का एक शगुफा छोड़ा, मैं तो जी को कहूँगी बिल जरूर लाए हैं और बिना उसके विरोध के बिल पास भी हो गया, एक अच्छी बात है। लेकिन ये एक छलावा है सही मायने में, क्योंकि बिल जो है ये जिसमें 33% आरक्षण, इसको याद करिए जब पंचायती राज बिल आया था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तो मैं भी पार्लियामेंट की मेंबर थी और मैं एज ए वोटर मैंने मतदान भी किया था। मेरा भाषण भी है उसमें पार्लियामेंट में महिला आरक्षण के नाम पर। तो उसमें 33% महिलाओं को व्यवस्था की थी। उस समय बहुत सारे लोगों ने इस बात का सवाल उठाया था, पुरुषों ने सुझाव दिया था कि महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होती, ये नहीं। तो राजीव जी ने सबकी आवाज़ दबा दी। ये कहा कि महिलाओं को जब काम करने का मौका ही नहीं दोगे तो कैसे उनकी योग्यता को कैसे परखा जा सकता है। और 33% लोकल बॉडीज़ में आरक्षण निश्चित किया था, जो आज भी है, जिसका फ़ायदा आज नगर निगमों में मेयर हैं, कितनी नगर निगम में हैं, पंचायतों में हैं, और कितनी महिलाएं हैं आज सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। तो ये तो हमारा जैसे जैसे माता एक बात। दूसरी बात, उस बिल को, जो पंचायती राज बिल था, उसमें इन सभी लोगों ने जो आज महिला आरक्षण की बात करते हैं, इन्होंने विरोध किया था। वो बिल लोकसभा में पास हुआ था, राज्यसभा में एक वोट से गिर गया था। लेकिन नैतिकता के नाते राजीव गांधी ने दोबारा चुनाव कराए, इस्तीफा दे दिया था। फिर बाद में हमारी जब सरकार बनी तो फिर उस पंचायती राज बिल को लाए और उसको पास कराया, जो आज सामने सबके सामने है। तो ये तो हमारा एक बुनियादी सिद्धांत था, देने का एक वायदा था, जो हमने तब भी दिया था और आज भी आगे भी देते। जैसे माता जी आप भी एक महिला हैं और महिलाओं को सम्मान हर सरकार में होता है, आपने भी यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। वो तो होता है, सभी जगह होता है, हर क्षेत्र में होता है। महिलाओं को संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सी मुश्किलें हैं जो कह नहीं सकते, सामने आती हैं। घरेलू परिस्थितियां हैं, सामाजिक दायरे हैं, उनको सबको लांघना पड़ता है। लेकिन अगर आदमी, महिलाएं सच्चाई ईमानदारी से आगे बढ़ते रहें और लगन के साथ और एक संकल्प के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे आज भी महिलाएं आगे बढ़ना चाहती है, 33% का आरक्षण भी उनको बीजेपी सरकार ने दिया हुआ है, तो आप उन महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए क्या कहेंगी? देखिए, ऐसा है कि महिलाएं तो कोई भी हो, मैं दल से अलग बात करती हूँ। दल की भावना से अलग हटके महिला का बात सवाल है। तो महिलाओं के बारे में किसी भी पार्टी की महिलाएं हों, लेकिन ये जो
आरक्षण का सिगुफा छोड़ा है तो ये अभी हमें मिलने वाला नहीं है। इन्होंने बहुत सारी जनगणना की, इसकी उसकी बहुत सारी बातें उसमें लगा दिए, क्लॉज लगा दिए। वो क्लॉज हमारे महिला आरक्षण बिल पे एक स्पीड ब्रेकर की तरह है, जो अभी हमें नहीं मिलने वाला, केवल छलावा है। हम चाहते हैं 2024 में ही हमें मिल जाए। मगर 2024 में मिलने वाला नहीं है। नहीं है मिलने वाला, ये सरकार नहीं लाने देगी। ये सरकार की नीयत साफ नहीं है। मगर बीजेपी वाले कह रहे हैं इसका बात को 2024 में इसका फ़ायदा महिलाओं को मिलेगा। झूठ बोल रहे हैं। मैं अभी जो उन्होंने क्लॉज लगाए हैं उसको कैसे क्रॉस करेंगे भाई? कभी इतनी 2024 में कैसे हो जाएगा? अब ये बात है कि उनकी पता नहीं क्या कॉन्स्पिरेसी है, किस तरह से वो इसको देख रहे हैं। जैसे माता जी 2024 का इलेक्शन तो आने ही वाला है, अभी विधानसभा के चुनाव भी निकल के चुके हैं और उसमें कांग्रेस की स्थिति कुछ अच्छी नहीं रही। उसकी जिम्मेदारी किस पे जानी चाहिए और क्यों, क्या कारण रहा कि कांग्रेस की स्थिति डाउन गई? देखिए ऐसा है, कांग्रेस की स्थिति डाउन नहीं गई, मैं समझती हूँ। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला है, इनके काम का नहीं मिला। मैं स्पष्ट कहती हूँ, खुलेआम कहती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है और जिसमें योगी आदित्यनाथ जी बने हैं मुख्यमंत्री, तो ये इनके किसी काम का नहीं मिला। अगर मिला है तो पहले की जो सरकारों ने गुंडागर्दी की थी, जो क्राइम आतंक मचा रखा था समाज, उसके खिलाफ उसके बचने के लिए इनको वोट दिया है। कांग्रेस को चाहते हैं लोग, मैं भी बात करती हूँ लोगों से, लोग हमसे बात करते हैं, उस बात के लिए बताते हैं स्पष्ट कि हमने सिर्फ इन गुंडों से बचाव के लिए इनको वोट दिया। कांग्रेस थोड़ा संगठन कमज़ोर था, पर सबके दिल में कांग्रेस है। क्या 2024 में कांग्रेस निकल कर आएगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। माहौल बता रहा है। आज उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे आप हिंदुस्तान की बात छोड़िए, बाहर से भी लोग कह रहे हैं कि अब कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। और हमारे दूसरे इन प्रदेशों में देखिए जिनमें चुनाव हो चुके हैं, चाहे कर्नाटक है, चाहे बजरंग बली का कितना स्तर गिरा दिया प्रधानमंत्री का कि इस तरह से बजरंग बली का नाम लेके मोहर लगाना। कभी किसी भी प्रधानमंत्री का बयान, भाषण या नीतियाँ इस तरह से नहीं रही। निचले स्तर की, जो नीचे एक गली मोहल्ले छाप कार्यकर्ता जोश में आके जिस तरह से तालियां बजा के और कलाबाजी से जो करते हैं, वो इन्होंने किया, वो बिल्कुल प्रधानमंत्री के स्तर से गिरा हुआ है। तो मैं तो समझती हूँ कोई, जबकि मैं माता जी विधानसभा की रोड मेरे जहाँ तक मालूम है कि प्रियंका जी के हाथ में थी, उसके बाद भी कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया। राहुल जी जनसभाएं कर रहे हैं, पूरी भागदौड़ कर रहे हैं, उस पर आपका? उत्तर प्रदेश की, हाँ वो छोड़ दीजिए, वो बात पुरानी हो गई। लेकिन आज के दिन समय में देखिए कि हमको कर्नाटक में हो या हिमाचल में हो, कहीं भी हो, ये प्रियंका जी के मेहनत का, उनके भाषण का, उनके स्पष्ट नीतियों का ही परिणाम है। और कांग्रेस की विचारधारा को लेकर जो एक बुनियादी सिद्धांत है, उनको लेकर चलिए। माता जी जैसे सुनने में आ रहा है कि 2024 के लिए गठबंधन, लोकसभा इलेक्शन के लिए गठबंधन हो रहा है, 28 पार्टियां एक हो रही हैं। क्या ये गठबंधन के हिसाब से ही सीटें उत्तर प्रदेश में भी बांटी जाएंगी? अब देखिए ऐसा है कि ये तो आगे की भविष्य की बात है, हाईकमान क्या बात होती है, चल तो रही है, वैसे बात तो चल रही है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन आगे की बात है कि क्या परिस्थितियाँ क्या मोड़ लेती हैं। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी है। अपनी नीतियों सिद्धांतों पर आज भी मजबूत है। आज भी हम न किसी जाति का, न धर्म का, न किसी उसका विरोध करें। हम सच्चाई और ईमानदारी पर खड़े हैं और उसी पर हम खड़े रहेंगे। जैसे माता जी एक सवाल और आ रहा है दिमाग में, जैसे ये इंडिया और भारत में क्या अंतर है? देखिए ऐसे इंडिया और भारत में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं। भारत इंडिया है, इंडिया ही भारत है। लेकिन जो नाम का, अब मोदी जी को क्या करें, हर चीज़ का नाम बदल देते हैं। अब कितने गांव के, कितने स्टेशनों के, कहाँ के नाम बदल देंगे? ये सबका नाम बदलते ही हैं कि इसका अब भारत का भी नाम, इंडिया का भी नाम बदल रहे। अब हर जगह देखिए नहीं भारत भारत। अरे इंडिया का जो गठबंधन का जो फॉर्मा है, तो उसमें ये आए हैं, इंडिया बनता है तो उसका नाम इंडिया है। इनका भारतीय जनता पार्टी का क्या है? वो भी तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय लगाया है उन्होंने, और जनता लगाया और पार्टी लगाया है। उसी तरह सारी पार्टियों का एक गठबंधन बना है, उसमें इंडिया बना है। जैसे माता जी 2024 में प्रधानमंत्री के रूप में कौन सी पार्टी से और कौन सा चेहरा निकल के आएगा, इसके बारे में कोई जानकारी देंगी आप? देखिए ऐसा है, कौन सी पार्टी
जो सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होगी उसी का चेहरा होगा। तो उसमें किसका चेहरा देखना चाहेंगे? अब चेहरा हम तो देखना चाहेंगे जो जिसका हमारा पार्टी आगे आएगी। हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं हमारे। राहुल जी हैं, प्रियंका जी हैं, खड़गे जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, इसके नाम मैंने गिनाना चाहती है। जैसे माता जी, लोकसभा हम लोग एटा में हैं, एटा से बिलोंग करते हैं। एटा में आज की देखा जाए तो सड़कों के बारे में जगह जगह गाय घूम रही हैं, किसान परेशान हैं, महंगाई बहुत है। इस पर आपके विचार क्या होंगे? देखिए, किसान तो शुरू से सरकार में, केंद्र सरकार ने जितना वो किया है, किसान तो शुरू से ही परेशान रही। किसान विरोधी सरकार है और जनता विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार। कितनी बेरोजगारी है, कितनी महंगाई, इनको कोई परवाह नहीं। इनको सिर्फ परवाह है अपने व्यापारी साथियों की, जिसमें सबसे बड़ा गैंगस्टर अडानी है, जो मतलब जितना सारा कमाई का, जितना धंधेबाजी का, जो धंधेबाजों की परवाह है, उनको देश की जनता की कतई हमारे प्रधानमंत्री को परवाह नहीं है। कतई प्रधानमंत्री जी को देश के नागरिकों की, महिलाओं की, बच्चों की, या न तो बेरोजगारी की, न तो महंगाई की, ना ये देश कहाँ जा रहा है इसकी चिंता, न देश के बॉर्डर की चिंता। आज देखिए कहाँ पर है, हम सब लोग तड़प रहे मणिपुर की महिलाओं की हालत देखकर। क्या इनका पसीना सूझा जरा भी आया? एक कहीं पर भी इन्होंने इतने भाषण दिए, इतना सब, मणिपुर का नाम नहीं लिया, जैसे हिंदुस्तान का हिस्सा ही नहीं है मणिपुर। कहाँ तुम इजराइल पे बोल देते हो, औरों पे बोल देते हो, लेकिन मणिपुर जो अपने ही देश का हिस्सा है उस पर तुम एक शब्द नहीं बोलते, ना बाहर बोलते ना अंदर बोलते। तो दर्द नहीं होता? हम भी तो इसी देश की महिला हैं, और मणिपुर वाली महिलाएं भी हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। क्या इस बात पे ऊपर इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? नहीं, आज विकास की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करती है बीजेपी। कोई सुरक्षा की बात नहीं है। ये सुरक्षा की बात है? इतनी महिलाएं वहाँ पर धरने पे बैठी नहीं, लड़कियाँ जो जो गोल्ड मेडल लाई हैं, जंतर मंतर पे बैठी हुई हैं। और ऐसे अपराधियों को जो सरेआम महिलाओं के साथ दुष्कर्म करते हैं और दुष्कर्म के आरोपी हैं, उनको ये सरेआम संरक्षण देते हैं। क्या महिला विरोध संरक्षण किया इन्होंने? यही संरक्षण है? ये करते हैं, महिला का शोषण करने वालों को संरक्षण देते हैं। कहा जाता है आज महिला सुरक्षित है, अपने घर से बाहर निकल सकती है। महिला के जो पहले अपराध होते थे उसमें काफ़ी लगाम लगी है, ये बीजेपी वालों का कहना है। अब देखिए, इनका क्या आंकड़े हैं मेरी समझ में नहीं आता। बहुत सारी जगहें हैं, मैं आंकड़े भी दे सकती हूँ किसी वक्त, कि बहुत सारी जगह अपराध होते हैं लेकिन अपराध दर्ज नहीं किए जाते। तो अपराध की ऑन रिकॉर्ड तो कमी आएगी ही, लेकिन वास्तविकता में कमी नहीं आई है। अपराध अपनी जगह ही हैं, चाहे कहीं भी हो। दिल्ली में भी अपराध है, यहाँ भी अपराध है, हरियाणा में अपराध है, यहाँ इनकी सरकार है। दिल्ली में तो इनडायरेक्टली इनकी हाथ में है पुलिस, सब कुछ। और इनके बारे में कोई अगर बोलता है तो तुरंत CBI लगा देंगे, ED लगा देंगे, ये चीज़ें लगा दे, ये करके दबा रहे हैं कि सच्चाई को दबाया जाए। लेकिन सच्चाई कभी दब नहीं सकती। लोकतंत्र में सच्चाई कभी दब नहीं सकती। जनता के हाथ में ये कहते हैं कि हम ये करेंगे, राम के मंदिर के फलाने। अरे भाई, ये तो एक अपनी जीवन पद्धति है, पूजा करना, प्रार्थना करना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, ये तो अपनी। लेकिन देश के लिए लोकतांत्रिक एक तकाजा है कि तुम विकास के लिए करो, देश को आगे बढ़ाने के लिए करो, देश के सम्मान के लिए करो और देश की सुरक्षा के लिए करो। महिलाओं और नौजवानों को, युवकों को और सभी वर्ग के लोगों को सही न्याय मिले, वो तो मिल नहीं रहा। एक आदमी सब पे भारी, मोदी एक आदमी बाकी सब पे भारी है। एक आदमी के मारे पूरे हिंदुस्तान तड़प रहा है, तो एक आदमी तो सब पे भारी है ही। उन्होंने सही कहा कि एक मोदी सब पे भारी, पूरी जनता पे भारी है, सब जनता तड़ा त्यारे कर रही है। वो तो अपने आप को चौकीदार बताते हो। तो चौकीदार, मुझे याद आ रहा है जब इन्होंने कहा था हाँ मैं चौकीदार हूँ देश का, माथा नवाया था पार्लियामेंट के दरवाजे पर, तो उसमें सबने लिख दिया था हम भी चौकीदार, मंत्रियों ने लिख दिया चौकीदार, ऐसे संगठन के लोगों ने चौकीदार। फिर एक शब्द क्यों नहीं कहा कि हम भी चोर हैं? भाई हम भी चौकीदार हैं तो हम भी चोर हैं, तो ये तो क्यों नहीं लिखा? आधा ही लिखा कि हम भी चोर हैं। अरे हमारा तो आरोप है कि चौकीदार चोर है, तो उन्होंने सबने लिख दिया कि हम चौकीदार हैं। अरे भाई, चौकीदार हो तो चौकीदार चोर भी तो हो। जैसे आज दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, क्या कारण है? देखिए, ऐसे कारण कुछ भी हो मुझे नहीं मालूम, ये जानकारी
लेकिन ये सही बात है कि ये सबको, चाहे बंगाल हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं हो, छत्तीसगढ़ हो, हमारे नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को अंदर डालने की साजिश चल रही है, चाहे कहीं भी हो। अब किसी के खिलाफ जरा सी भी वो कर देते हैं, चलो इनका ये है, चुनाव जीतने का नियम नहीं है और कोई ना तो इनका घोषणा पत्र है, इनके सिर्फ एक घोषणा पत्र है, सबको दबाओ, विपक्षियों को दबाओ किसी तरह से। ये सीबीआई है, ईडी है और ये सारी सरकारी एजेंसियां हैं, तो इनका इस्तेमाल करके इनको दबाओ और इनकी आवाज़ को ख़त्म करके किसी तरह से आ जाओ, जो ये आने वाली नहीं है। ये भी मैं बता दूं, 2024 में ये आने वाली नहीं है। तो 2024 में किसकी सरकार बनेगी? जनता की सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। देश की जनता की, जो मोदी विरोधी जनता है, इनके कारनामों के से त्रस्त जनता है, उसकी सरकार बनेगी। आप 2024 के लिए जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जनता से चाहेंगे, देखिए भ्रष्टाचारी जो ताली बजाने वाली मदारी है, तो मदारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और अपराधियों को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी डट के मोर्चे पर लड़ना है और सच्चाई से, ईमानदारी से और सही शासन देने वालों को चुनें। माता जी, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा। जैसे महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आपने भी मणिपुर की बात कही, और हम लोग तो एटा लोकल के हैं, तो लोकल में अभी भी कुछ घटनाएं हुई हैं महिलाओं के साथ, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, बड़े शर्म की बात है, मैं भी एटा मेरा आवास है और हमारा पुश्तैनी घर भी है, तो हमें तो शर्म की बात लगती है। और एटा अकेला ही नहीं, मैं तो सबकी बात करती हूँ, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश हो। तो ये हमारे एटा में अभी 4 घटनाएं हो गई हैं जो नाबालिग बच्चियों के साथ, ये नाक के नीचे है, 4 बच्चियों के साथ, जो नाबालिग बच्चियां थीं, उनके साथ रेप हुए। और इसकी क्यों नहीं सही तरीके से ना तो समय पर खुलती है और दबाने में लगी रहती है। यही तो है, कारण है कि ये लोग चिल्लाते हैं कि अपराध कम हुए, कभी अब इनको सब दबा देंगे। मीडिया का तो गला घोट रखा है, मीडिया तो इन्होंने पूरा गला घोट रखा है। मीडिया के लोगों को स्वतंत्र कोई आवाज़ आने ही नहीं देती। और अभी मैं 2-3 दिन की बात मुझे याद आई, 3-4 दिन पहले ही हुए होंगे, हमारे मोबाइल में भी है, एक नौजवान लड़के की, बिछवा है कोई थाना वाना मैनपुरी ज़िले में, उसमें एक नौजवान लड़के की मर्डर हो गया, खून से लथपथ। तो वो कहीं डीजे चलाता था, पता नहीं कहाँ वो होता है ना, बाजा क्या होता है वो, तो वो काम करता था, दलित नौजवान था, उसका मर्डर हो गया। और एक दिन पहले उसके साथ किसी ने झगड़ा वगड़ा भी किया, मारपीट की। तो जहाँ रहता था उन्होंने फ़ोन करके उसके भाई को उसके घर पे खबर की। उसका भाई आया, रात भर ढूंढता रहा, अगले दिन उसकी बॉडी मिली। तो एसपी और सीओ वगैरह सब पहुँचे, बहरहाल बॉडी रिकवर हो गई, पोस्टमार्टम भी हुआ, सब कुछ हुआ। और उसके भाई को बुला के अंदर खाने जांच के नाम पे, आप ताज्जुब करो कि जो फरियादी है उसी को थाने में बिठा रखा। वो आया, रोता लगता पूरा परिवार, तो उसको ही, उसके बड़े भाई को, मनोज नाम था उसका, मरने वाले का उससे सोनी ऐसा ही था, तो उसको बिठा रखा। मेरे पास फ़ोन आया रात में ही, मैंने एसएसपी मैनपुरी से बात की, तो उन्होंने कहा यही शासन चल रहा है, जो फरियादी आता है थाने में वो इंसाफ के लिए आता है और पुलिस उसी को उठा के बंद कर देती है। कहा, मैंने कहा, फिर मैंने जगह बताई, मैंने तो कहा हाँ हमें पता है। मैंने कहा अभी रात के 11 बज गए और वो फरियादी वहाँ थाने में बिठा रखा, उसको छोड़ भी नहीं रही। एक परिवार के साथ किसी का ट्रेजेडी हो जाए और उसके परिवार के साथ आप लोग ये करते हैं कि नहीं, हम अभी बात करते हैं, बात करी होगी या नहीं करी होगी, फिर उसको छोड़ा नहीं बहरहाल। फिर रात के 12 बज गए, मैंने ऐसे सीओ और उनको नंबर थे, मैंने फ़ोन किया, रात के 12 बजे छोड़ा। और क्या कि वहाँ का जो एसओ था, उसने बताते हैं, उसके साथ कहा कि 3 लाख, जिसका घर का लड़का मर गया, उससे कहा कि 3 लाख रुपए तुम दे दो, नहीं तो तुम्हारा नाम खुद लगा देंगे कि तुमने अपना भाई मार डाला। ये है शासन। तो इनकी सही जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को तो उठा के फेंक देना चाहिए, बिल्कुल वर्दी उतार देना चाहिए, जो ऐसे फरियादियों को ही मुलजिम बना देते हैं। ये सरकार चल रही है। योगी जी जब कहते हैं तो योगी जी को खुद इस बातों पे ध्यान देना चाहिए। ये जनता त्राही कर रही है, जो फरियादी है, जो अपने इंसाफ के लिए जाते हैं, उन्हीं को उठा के बंद कर देते हैं, उनसे पैसा मांगते हैं।
ये है इनका शासन, यही है इनके रिकॉर्ड के, रिकॉर्ड में कम हुई है घटना है, ये है वो है, क्या है। माता जी, जैसे कि आप घटनाएं बता रही हैं, तो आप उत्तर प्रदेश सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगी अपने माध्यम से? उत्तर प्रदेश सरकार, देखिए कई मायने में स्पष्ट बात करती हूँ, कई मायने में योगी आदित्यनाथ ने ये दिखाने की कोशिश की है कि वो माफियाओं के खिलाफ है, और मैं मानती हूँ कुछ मायने में, लेकिन आम जनता तो त्रस्त है, नीचे के लोगों पे क्यों नहीं देखते। ये जो नीचे की ये घटनाएं हो रही हैं, नीचे के पुलिस अधिकारी भी भ्रष्ट है, जो भ्रष्ट, मैं सबकी नहीं बात कर रही, कुछ अच्छे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ अधिकारी सही भी बात करते हैं, कुछ ऐसे भ्रष्ट हैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए। ऐसे लोगों के खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, अगर योगी जी को अपनी छवि बचानी है तो, और सही न्याय मिले जनता को। अब ये कानून व्यवस्था सही रखे और इन पे अपराधों पे अंकुश लगाए। अपराधों पर अंकुश लगाने की आप बात कर रही हैं, तो अगर योगी जी ये सारे कारनामे काम करेंगे तो अपराधों पर अंकुश लग सकता है? लग सकता है, लेकिन अगर बशर्ते कि ये अपनी जात बिरादरी की से ऊपर उठकर और पार्टियों से ऊपर उठकर, बहुत सारे इन्हीं के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अपराधों में लिप्त हैं, आज जेल में भी गए हैं बहुत सारे लोग, आज जेलों में भी बंद हैं कुछ वो है, तो ऐसे लोगों पे लगाम लगा के अगर करेंगे तो प्रशंसा भी पाएंगे और अंकुश भी लग सकता है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा, हमारे साथ थी सत्या माता जी, जो पूर्व राज्यसभा सांसद रही हैं और काफ़ी पद उन पर रहे हैं। मैं उनकी बात का सम्मान करता हूं। मैं अमित कुमार, अंतरिक्ष लाइव से अपने सहयोगी के साथ।